मैं हूं जाकिर हुसैन, आपको जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं, हम लोग रीतिकाल पढ़ लिए थे, ठीक है, रीतिकाल पढ़ लिए थे, मतलब सभी काल पढ़ लिए थे। अब हम लोग अध्ययन करने वाले हैं आधुनिक काल के बारे में। तो आइए हम देखते हैं आधुनिक काल। अब देखिए दोस्तों, क्या हो गया कि जब आधुनिक काल की शुरुआत की हुई थी आधुनिक, तो 1857 की क्रांति के बाद जो होती है, एक क्षेत्र में हमें साहित्य के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में जब परिवर्तन देखने को मिले, तो जहां काव्य की वर्णन की जा रही थी, वहां पे गद्य की वर्णन किया जाने लगा। ठीक है, काव्य के क्षेत्र में जहां वर्णन किए जा रहे थे, वही जो है किसका वर्णन किया जाने लगा, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर जो है गद्य का वर्णन किया जाने लगा था, ठीक ना। और जो थी, हम कह सकते हैं कि इस काल में काव्य के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाने लगा, तो काव्य के स्थान पर जो है गद्य लिखा गया। दूसरी बात क्या थी कि खड़ी बोली जो थी दोस्तों, वह एक साहित्य भाषा बन गई। लोग जो है ज्यादा से ज्यादा खड़ी बोली का क्या करने लगे, यूज करने लगे। तो कहीं ना कहीं साहित्य जितने भी लिखे जाने लगे, लिटरेचर जो लिखे जाने लगे, वह जो है खड़ी बोली में लिखे जाने लगे। तो आधुनिक काल में जो है, क्योंकि आधुनिक काल का परिवर्तन देखा गया, तो 1857 की क्रांति के बाद देखा गया। 1857 की क्रांति के बाद देखा गया। तो 1857 की क्रांति के बाद जब देखा गया, तो इसमें आधुनिक काल को कई शाखाओं में बांटा गया था, ठीक ना। देखिए, जब आधुनिक काल आता है, तो इसको निम्न हिस्सों में बांटा गया। भारतेंदु, द्विवेदी, प्रगतिवादी, भारतेंदु, द्विवेदी, प्रगतिवादी, सॉरी पहले तो छायावादी में बांटा गया था, छायावादी। उसके बाद बांटा गया था आपका प्रगतिवादी, प्रगतिवादी, ठीक ना। और एक बांटा गया प्रयोगवादी और नई कविता। प्रयोगवादी और नई कविता युग, मतलब भारतेंदु युग, आधुनिक काल को भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग कहा गया, इसको प्रगतिवादी युग कहा गया। मतलब आधुनिक काल को इतने हिस्सों में बांटा गया। यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज देखने को मिलती है कि प्रगतिवादी और नई कविता युग का मतलब क्या हुआ, कि जितने भी करंट चलने वाले जो थे, वह जो है इसी काल में जो है नई कविताओं का क्या किया गया था, रचना किया गया था। तो इसीलिए जो है इसको कहा दिया गया, प्रयोगवादी युग कहा गया था। अब क्या करेंगे कि हम इस काल के अंतर्गत जो है, हम इसके अंतर्गत विभिन्न जो है इनके हिस्से के पार्ट को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखते हैं आधुनिक काल का विभाजन में, देखते हैं एक आधुनिक काल का विभाजन आप देख लेते हैं, थोड़ा सा काल विभाजन। आधुनिक काल विभाजन,
आता है पहला 1900 से 1925 विक्रम संवत में है सब, ठीक ना। हम यहाँ लिख देते हैं विक्रम संवत, विक्रम संवत। तो विक्रम संवत में आधुनिक काल विभाजन में विक्रम संवत कहां से देखिए 1900 से 1925, फिर आता है 1925 से 1950, 1950 से 1975 और 1975 से आ जाएगा आपका 1800, ठीक है। 1976 से 1800, मतलब 1800 के अंतर्गत देखिए हम कह सकते हैं इसको अब तक, अब इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, देखिए इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिख देते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अंधकार युग कहा था। क्या कहा था? अंधकार युग कहा था। इसको अंधकार युग कह दिया गया था। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें आधुनिक युग के 4 प्रमुख लेखक कौन कौन से थे। 4 प्रमुख लेखक, मुख्य लेखक। एक तरफ लिख देते हैं लेखक और उनकी रचना, लेखक एवं रचना देखते हैं, ठीक है। पहला है मुंशी सदा सुख, मुंशी सदा सुख लाल नियाज। दूसरे पर देखिए दोस्तों लल्लू लाल, तीसरे में देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। अब देखिए इन मुंशी सदा सुख लाल जी ने कौन सी रचना किया था? तो सुख सागर की रचना किए थे, सुख सागर। इन्होंने लल्लू लाल ने किसकी रचना किया था? तो रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी। लल्लू लाल नहीं दोस्तों, लल्लू लाल ने ये रचना नहीं किया था। लल्लू लाल ने किया था आपका प्रेम सागर। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रचना किया राम प्रसाद निरंजनी, राम प्रसाद निरंजनी। उसके बाद जो है लल्लू लाल के बाद आते हैं एक आपका इंसा अल्लाह खां, इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां ने रचना किया था और उनकी रचना का नाम था रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी। ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण है रचना रानी केतकी की कहानी, क्योंकि ये कई बार जो है पूछा जा चुका है, ठीक ना। अब देखते हैं दोस्तों, हम लोग अध्ययन करेंगे भारतेंदु युग के बारे में।
भारतेंदु युग के बारे में देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो लेखक रहे हैं, लेखकों में आते हैं कौन कौन, देखिए चूंकि चार मुख्य लेखक आए, चार प्रमुख लेखक, मुंशी सुखलाल दास निरंजन नियाज सुख सागर की रचना, लल्लूलाल की रचना क्या है, तो ये है प्रेम सागर, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है राम प्रसाद निरंजनी। और ये जो है भाषा का सबसे प्रमुख जो है, इसको क्या माना गया है, उदाहरण माना गया। और इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी। अब हम पढ़ते हैं भारतेंदु युग, ठीक है। भारतेंदु युग, भारतेंदु युग के अंतर्गत आएंगे दोस्तों, तो सबसे पहले जो है देखा जाए भारतेंदु युग को, तो भारतेंदु युग का जो काल माना गया है 1868 ईस्वी से निरंतर माना गया है। यदि हम इस काल की बात कर लेंगे, इस काल का समय जो है 1868 से निरंतर माना गया है, निरंतर माना गया है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग की कुछ जो थी विशेषताएं थी दोस्तों, जैसे भारतेंदु युग में मुख्य रूप से कवि कौन कौन थे, तो प्रमुख कवि देख लेते हैं भारतेंदु युग के प्रमुख कवि। प्रमुख कवियों में सबसे पहले कवि आएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक, घनानंद जो है इनको माना गया है, ठीक है। घनानंद, प्रेमघन, ठीक है दोस्तों, प्रेमघन जी है। उसके बाद जगमोहन सिंह। हम लोगों ने देखा कि भारतेंदु युग इस काल का समय जो है 1868 से लेकर के निरंतर माना गया है। और इसके प्रमुख कवि क्या हैं, तो इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, श्रीधर पाठक जी हैं, प्रेमघन जी हैं, जगमोहन सिंह जी हैं। अब क्या होता है कि भारतेंदु युग का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो हम कह देंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर ही भारतेंदु युग का नाम पड़ा था, ठीक है। प्रमुख कृतियां कौन कौन सी थी इसमें, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे कि प्रमुख कृतियां क्या क्या थी। तो प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। प्रमुख कृतियां जो थी वो क्या क्या है हमारी, प्रेम फुलवारी पहली कृति। दूसरी आती है प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, ठीक है। प्रेमाश्रु वर्षण। उसके बाद आता है एक और आपका प्रेम माधुरी, के बाद आता है प्रेम तरंग। उसके बाद आता है प्रेम सरोवर। प्रमुख कृतियां जो थी जो भारतेंदु युग में हुई थी, वह जो थी प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप है, प्रेम फुलवारी है, प्रेम तरंग है, प्रेम सरोवर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं की गई थी, ठीक है।
प्रमुख प्रवृत्तियों के अंतर्गत जो थी क्या क्या विशेषताएं देखा गया था, और इस काल में प्रमुख रस कौन कौन से थे। प्रमुख रस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो प्रमुख रस जो लिखा गया था वह शांत था। प्रमुख रस कौन कौन से थे इस युग में? शांत, श्रृंगार, शांत भी था, श्रृंगार भी था और वीर रस भी था इस युग के अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि जहां पे शांति है वहां प्रेम भी होगा, और जब प्रेम होगा तो उसके अंदर क्रोध भी होगा, उत्साह भी होगा। ठीक है, अब मान लीजिए प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए जाएगा तो किसी कहानी को सुनकर के उसका अंतर्गत उत्साह तो बढ़ेगा ना। तो उत्साह के साथ क्या क्या होती है? वीर का जानते हैं क्या होता है? अस्थाई भाव। तो वीर रस भी था। तो शांत रस, श्रृंगार रस एवं वीर रस था इस युग का बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीजें थी वह थी। और यदि प्रमुख विषय की बात कर लेते हैं, प्रमुख विषय क्या था, एक एक करके हम पढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग प्रमुख विषय क्या क्या था देखते हैं। तो प्रमुख विषय के अंतर्गत यदि हम बात कर लेंगे तो इसमें जो थी प्रमुख विषय के अंतर्गत देश प्रेम, देश प्रेम, भक्ति भावना, श्रृंगार निरूपण, आइए देखते हैं फिर से भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का जो था इस काल का समय जो है 1868 से लेकर के अब तक निरंतर माना गया है। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि कौन कौन से थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, सिद्धार्थ पाठक जी थे, प्रेमगंज जी थे, जगमोहन सिंह जी थे। उसके बाद प्रमुख कृतियां कौन कौन सी थे? प्रेम फुलवारी है, प्रेम प्रलाप है, प्रेम तरंग है, प्रेम सरोवर है। ठीक है, प्रेमाश्रु वर्षण है। प्रमुख रस क्या था इस काल के अंतर्गत? आधुनिक काल में जो भारतेंदु युग के अंतर्गत जो है रस की प्रधानता दी गई, उस रस की कौन सी प्रधानता थी? तो शांत रस, श्रृंगार रस और वीर रस की प्रधानता थी। इसमें वीर रस की प्रधानता थी। अब एक एक करके मैं पढ़ाऊंगा आपको भारतेंदु युग से संबंधित। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। मैं इसको इरेज कर दूं। इसमें पढ़ते हैं हम कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में हम पढ़ते हैं। अब जो इस युग का नाम भारतेंदु युग, ठीक ना, इस युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। इनकी जन्म की बात कर लेंगे तो 1850, मृत्यु जो है दोस्तों वह है 1885, 1850 एवं 1885। ठीक, तो दोस्तों हम देख रहे थे कि इनकी मृत्यु जो थी 1885 ईस्वी में हो गई। ठीक है ना, अब देखिए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक है अपने आप में। तो क्या है कि इनका जन्म जो होता है कहाँ होता है? तो 1885 ईस्वी 1850 में हुआ था, काशी में हुआ था, काशी में हुआ था। और काशी में हुआ है और इनके पिता का नाम जो था, इनके पिता का जो नाम था वो वह था गोपाल चंद गिरधर दास। पिता जो थे, पिता का नाम गोपाल चंद गिरधर दास। गोपाल चंद गिरधर दास। देखिए अब क्या होगा, तो हम कह सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म जो हुआ
काशी में 1885 ईस्वी में होता है दोस्तों। उसके बाद इनके पिता का नाम जो था वह क्या था, तो आपने देखा गोपाल चंद गिरधरदास था। यह जो है इनके जन्म के बाद ही 10 वर्ष के बाद जो है इनके पिता का क्या होता है, माता पिता से इनका साया हट जाता है, मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है माता पिता की। तो माता पिता की मृत्यु जब 10 साल का बालक जो है, सोचिए क्या कर सकता था। तो बालक जो है किसी तरह से अपने जीवन यापन करने के लिए, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया कि जीवन यापन करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता था। लेकिन क्या होती है कि इनका विवाह जो है 13 वर्ष में हो गया। 13 वर्ष में विवाह जो था इनका एक मन्नो देवी नामक पत्नी से हो गया। इनकी पत्नी की नाम पत्नी जो थी मन्नो देवी थी, ठीक ना, मन्नो देवी। इनकी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों, मन्नो देवी था। अब जो है इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है आर्थिक स्थिति समय तो ही माता पिता का सहारा जिसके सर से हट गया, समझ सकते हैं कि क्या घटनाएं घटित होगी। तो जब माता पिता की साया जो इनके सर से हट गई तो इन्होंने क्या किया कि घर पर ही शिक्षा दीक्षा लिया, ठीक ना, अपने शिक्षा जैसे हिंदी उर्दू बांग्ला फारसी जो है अपने घर पे ही सीखे। उसके बाद जो है इन्होंने क्वींस कॉलेज में क्या लिया, एडमिशन लिया। तो जब क्वींस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद जो होता है इनका मन जो है वहाँ पे नहीं लगता है। जब मन नहीं लगता है तो ये क्या करते हैं, सारी चीजें जो है पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद जो है ये घर आ जाते हैं और ऋण और समस्या मतलब कर्ज और समस्याओं के कारण जो है ये बहुत ही मानसिक रूप से तनाव में रहने लगे, जिसके कारण जो है इनकी 35 वर्ष की अवस्था में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो 35 वर्ष की अवस्था में जो है यह मृत्यु हो गए। और मृत्यु होने का कारण क्या था कि इनको हो जाती है टीबी की बीमारी हो जाती है, क्षय रोग हो जाता है। और जब क्षय रोग हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि एक इंसान कितना जो है अपने आप को मतलब ट्रीटमेंट जब सही समय मिले तो मृत्यु तो हो ही सकती है। तो इनकी जो है मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो यह साहित्य जो क्षेत्र था, साहित्य परिवार जो था, जो कवि परिवार था, यह हमेशा इनका क्या रहा है, ऋणी रहा है। तो हमें मेन रूप से यही जानना था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, ठीक ना, ईस्वी है ये, ईस्वी है। और काशी में होता, पिता का नाम गोपाल चंद गिरधरदास है, माता का इनकी पत्नी का नाम जो है मन्नो देवी था। अभी काव्य की बात कर लेंगे कि काव्य कौन कौन सी थी। देखिए काव्य में आता है इनका, काव्य में है प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग, प्रेमा सुवर्णम, प्रेमा सुवर्णम, प्रेमा सुवर्णम है। और उसके बाद है दशरथ विलाप, दशरथ विलाप है, दशरथ विलाप है, दशरथ की गुच्छा है। ये इनकी क्या है, रचनाएं हैं। अब यदि इनकी बात कर ले हम नाटक की, तो नाटक के अंतर्गत कौन कौन आता है, इनकी नाटक कौन कौन सी है, नाटक को देख लिया जाए दोस्तों। तो नाटक के अंतर्गत आता है सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र है, ठीक है। नील देवी, श्री चंद्रावली, सबसे एक मोस्ट है भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा। ये बहुत अत्यधिक बार जो है पूछा गया है कि भारत दुर्दशा जो है किसकी नाटक है, ठीक है। सती प्रथा, प्रेम योगिनी, प्रेम योगिनी, सती प्रथा है, प्रेम योगिनी है, ठीक है। उसके बाद एक और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंधेर नगरी, अंधेर नगरी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की क्या है, नाटक है,
ठीक है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है ये वाला है आपका टीकानिक और सत्य हरिश्चंद्र जी। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण, कई बार जो है क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें कुछ अन्य भी हैं, जैसे अनुदित के अंतर्गत आता है अनुदित। अनुदित में देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट में। नाटक में दो तरीके का है, एक मूल्य है, ठीक है, एक मौलिक है, एक अनुदित है। तो अनुदित में कौन कौन सा आता है, तो इसमें है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, रत्नावली, मुद्रा राक्षस, रत्नावली, भारत जननी, कर्पूर मंजरी, ये जो है महत्वपूर्ण है। मुद्रा राक्षस भी है, और रत्नावली, भारत जननी और कर्पूर मंजरी, ये जो है भारतेंदु युग से संबंधित जो थी कुछ नाटक और उनके कुछ जो है बहुत ही चर्चित घटनाएं रही, ठीक ना। तो इसको हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारतेंदु जी ने 3 पत्रिकाओं का, ठीक है ना, भारतेंदु जी ने 3 पत्रिकाओं का भी क्या किया, मिनट थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं। भारतेंदु जी ने 3 पत्रिकाओं का, ठीक ना, संपादन किया। भारतेंदु जी ने 3 पत्रिका का संपादन किया। पहला कौन सा है, तो बाल बोधनी पत्रिका, बाल बोधनी पत्रिका, बाल बोधिनी पत्रिका पहला हो गया। दूसरा है कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा, और तीसरा है हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र चंद्रिका। ये जो है इनके 3 महत्वपूर्ण पत्रिका का क्या किए, संपादन किए दोस्तों। तो हम लोगों ने देख लिया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की घटनाओं से संबंधित देख लिया। अब हम पढ़ते दोस्तों द्विवेदी युग, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। इसका जो समय काल जो रहा है वह रहा है 1868 से लेकर के, ठीक है, 1868 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक, ठीक ना, 1922 ईस्वी तक माना गया है, 1922 ईस्वी तक। अब देखिए द्विवेदी युग का नाम जो पड़ा है, ठीक ना, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। इस युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। इस युग का नाम क्या पड़ा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा, ठीक है। इस युग का नाम जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। अब इसमें प्रमुख कवि कौन कौन से थे, तो प्रमुख कवियों को देख लेते हैं। प्रमुख कवि आते हैं, तो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं उसको हम देख लेते हैं। तो इसमें पहले तो आएंगे हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद
द्विवेदी, हरिऔध सिंह उपाध्याय, हरिऔध सिंह उपाध्याय। उसके बाद आते हैं 3 नंबर पे, आपके हो जाएंगे राम नरेश त्रिपाठी जी, राम नरेश त्रिपाठी। और एक और कवि है हमारे, चौथे कवि के अंतर्गत आ जाएंगे, वह आप कह सकते हैं उनको मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। ये दोस्त मैंने गलत लिख दिया है, उपाध्याय सिंह हरिऔध है ना, उपाध्याय सिंह क्या होता है, हरिऔध होता, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनको कहा गया हरिऔध, हरिऔध कहा गया है ना। तो हम लोगों ने 4 कवियों को देखा जो प्रमुख कवि हैं इस युग के, द्विवेदी युग के, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, राम नरेश त्रिपाठी, और क्या है, मैथिली शरण गुप्त प्रमुख कवि हैं। तो प्रमुख कवि हैं, तो इसमें हम देख रहे थे कि प्रमुख कृतियां क्या क्या थी, ठीक है ना, प्रमुख कृतियां क्या क्या थी इसमें, प्रमुख कृतियां, ठीक है ना। तब प्रमुख कृतियां जो है इसमें आएगा प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, साकेत, उद्धव अवतरण, उद्धव अवतरण, ठीक है। ये प्रमुख कृतियां जो है हमारे द्विवेदी युग की रचना है। अब जो है दोस्तों इसमें क्या गया है, राष्ट्रीय की भक्ति भावना के बारे में वर्णन किया गया है, और कौन कौन सा रस है, तो शांत रस है, वीर रस है और श्रृंगार रस, तीनों को शामिल किया गया है इसके अंतर्गत। तो यदि हम बात कर लेंगे, एक एक करके पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों द्विवेदी युग के कवि कौन कौन से हैं, उन्हीं के बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। द्विवेदी युग के कवि, हम आते हैं पहले द्विवेदी युग के कवि में, पहला है मैथिली शरण गुप्त को लिखते हैं हम, मैथिली शरण गुप्त के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वह झांसी के चिरगांव में हुआ था, जन्म झांसी के चिरगांव में हुआ था, चिरगांव में हुआ था, झांसी के चिरगांव में हुआ था इनका जन्म। कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है 1886 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में हुआ था। और मृत्यु की बात कर लेंगे तो इनकी जो मृत्यु होती है दोस्तों वह होती है 1964 में, मृत्यु जो हुई 1964 में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1964 ईस्वी में हुई थी, 1964 ईस्वी में। अब देखिए इनको प्रथम कवि कहा जाता है, ठीक है। इनको उपाधि कौन सी दी गई, तो राष्ट्र का प्रथम कवि कहा गया। तो उपाधि के अंतर्गत आते हैं तो उपाधि जो है इनको कौन सी दी गई है, तो उपाधि के अंतर्गत आएंगे तो प्रथम राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है, प्रथम राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी, प्रथम राष्ट्र कवि की उपाधि कहा गया है, ठीक है ना। इन्होंने जो है कितनी रचनाएं किया, तो 2 महाकाव्य, कुल रचनाएं की बात कर लेंगे, कुल रचनाएं तो 2 महाकाव्य,
एवं 19 अन्य खंड काव्य, 19 अन्य खंड काव्य की रचना किए थे। 19 अन्य खंड काव्य की रचना किए और 2 महाकाव्य की रचना किए थे, ठीक है ना। अब यदि बात कर लेंगे 2 महाकाव्य कौन कौन सा था, 2 महाकाव्य, तो एक है साकेत और दूसरा है क्या, द्वापर। साकेत एवं द्वापर। ये द्वापर जो है कृष्ण जी से संबंधित है, ठीक है ना, कृष्ण जी से क्या है, संबंधित दिया गया है। अब यदि खंड काव्य देख लेते हैं, खंड काव्य, खंड काव्य के अंदर कौन कौन सा आता है दोस्तों, तो इसमें आता है भारत भारती है, जयद्रथ भद्र है, जयद्रथ भद्र है, भारत भारती है, भारत भारती, जयद्रथ भारत भारती, रंग में भंग, भारत भारती और है रंग में भंग। उसके बाद आता है पंचवटी, रंग में भंग। उसके बाद क्या है, पंचवटी है। पंचवटी के बाद जो है यशोधरा, यशोधरा, सिद्धराज, चंद्रहास, ये जो इनके सारे खंड काव्य हैं, ठीक ना। अब देखिए एक आता है अवध, त्रिलोत्तमा और चंद्रहास। अवध, त्रिलोत्तमा एवं चंद्रहास, एवं चंद्रहास, ये तीनों जो हैं, अवध, त्रिलोत्तमा एवं चंद्रहास जो हैं, ये तीनों क्या है, तो नाटक हैं। ये तीनों कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारे नाटक हैं। ये है आपके नाटक, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो भारत भारती की जब रचना हुई और जब इसका प्रकाशन हुआ, तो अंग्रेजों ने क्या किया, इस पे रोक लगा दिया। कहा कि नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे, लॉन्च नहीं होने देंगे, प्रकाशन नहीं होने देंगे, क्योंकि प्रकाशन जैसे ही होता तो भारत की स्थिति के बारे में जो है पता चल जाता कि अंग्रेज जो है भारत को किस प्रकार से जो है अपने भारत को लूटने के कार्य किए हैं और किस प्रकार की घटनाओं से भारत को प्रताड़ित किए हुए हैं। इसलिए जो है इसको क्या किया जाता है, रोक लगा दिया जाता है। दोस्तों तो ये जो थी आज वीडियो हिंदी साहित्य की वीडियो 9वीं थी, ठीक है। आप एक एक करके प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।